देखा होगा आरएसएस जो बीजेपी की सरप्रस्त तंजीम है, उसके सरसंचालक का जो अभी इंटरव्यू छपा है मोहन भागवत का, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आज 75 साल के बाद हमारे सामने आया है। जिस शख्स ने गांधी जी की हत्या की थी, आज आरएसएस के सत्ताधारी लोग जुडिशरी के मनसब पर बैठे हैं। तो ये कोशिश की जा रही है कि कोई आवाज विरोध में खड़ी ना हो। आपने सुना कि उन लोगों के अंदर मेरा बेटा भी है जिसका नाम उमर खालिद है, कि ये जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, अगर इनको हटाया नहीं गया तो इसके बाद ये जो संविधान जिसकी आप दुहाई देते हैं, जिसको आप पेश करते हैं, ये संविधान अगर बाकी में रह गया तो उसकी स्पिरिट खत्म हो जाएगी। आज इस प्रोग्राम का आगाज हमारे संविधान के प्रियम्बल पढ़कर हुआ है। हम जानते हैं कि जब मुल्क आज़ाद हुआ था तो उस वक्त हम एक ऐसा राष्ट्र भी बना सकते थे जो एक धर्म के मानने वालों के सामने रखकर बनाया जा सकता था, यानी हम इसको हिंदू राष्ट्र बना सकते थे। लेकिन हमारे संविधान बनाने वालों में, जिसमें विशेष तौर पर अंबेडकर जी ने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें इसे सेकुलर मुल्क रखा गया, धर्मनिरपेक्ष मुल्क रखा गया, और ये कहा गया कि इसमें तमाम धर्म बराबर होंगे, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होगा, सब बराबर होंगे। लेकिन स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं, स्टेट तमाम धर्मों से बराबर का फासला रखेगी, किसी एक धर्म की तरफ उसका रुझान नहीं। आज जब देश 75 साल मना रहा है आज़ादी के, जो पार्टी सत्ता में है वो बराबर ये प्रयास कर रही है कि इस धर्मनिरपेक्ष देश को एक खास मजहब के रंग में ढाले, और ये बताने की कोशिश कर रही है कि इसमें मेजॉरिटी जो है हिंदुओं की है, इसलिए ये हिंदू राष्ट्र है। अभी आपने देखा होगा आरएसएस जो बीजेपी की सरप्रस्त तंजीम है, उसके सरसंचालक का जो अभी इंटरव्यू छपा है मोहन भागवत का, उसमें साफ तौर पे ये बात उन्होंने कही है कि ये देश एक हिंदू राष्ट्र है, और उसको बनाना नहीं है बल्कि ये हिंदू राष्ट्र है। तो जाहिर बात है कि ये हम समझते हैं कि संविधान का उल्लंघन है। ये देश जब बनाया गया था उस वक्त साफ तौर पर ये बात कही गई थी कि ये किसी धर्म विशेष का देश नहीं होगा, तमाम धर्म के मानने वालों का बराबर का राइट होगा, सबको इक्वल स्टेटस होगा। ये जो कोशिश हो रही है, इस कोशिश के खिलाफ हमें आवाज उठानी है। आप जानते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र के नाम पर अगर ये देश बनता है तो शायद सबसे पहले उसकी मुखालिफत हिंदू ही करेंगे। इसकी वजह ये है कि उसका जो कानून होगा वो कानून किस चीज़ पर आधारित होगा। हम समझते हैं कि जाहिर बात है जब हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो हमारे सामने वो पूरा प्राचीन काल आ जाता है जिसमें मनुस्मृति की बुनियाद पर लोगों के दरमियान फैसले होते थे, कानून बनता था, जिसमें अगर हिंदू राष्ट्र नाफिज होता है तो वर्ण आश्रम के आधार पर फिर वही संविधान ने ये बात कही कि यहाँ पे जो लोग हैं तमाम सिटीजन बराबर हैं, कोई दलित हो या ब्राह्मण हो, कोई ऊंची जात का हो या नीची जात का हो, वो सब बराबर हैं, उनके दरमियान कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदू राष्ट्र बना देते हैं तो फिर जाहिर बात है कि यहाँ पे वर्ण आश्रम का निजाम चलेगा, ब्राह्मण सबसे ऊपर होगा और बाकी सब नीचे होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आज 75 साल के बाद हमारे सामने आया है। जिस शख्स ने गांधी जी की हत्या की थी, आज उसको गांधी जी के बराबर का दर्जा दिया जा रहा है। आप जानते हैं कि अभी एक गांधी और गोडसे पर एक फिल्म आई है
और उसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जिस स्टेचर पे गांधी जी हैं, जो कंट्रीब्यूशन उनका है वही कंट्रीब्यूशन गोडसे का भी। आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा इंसल्टिंग रवैया है इस देश में जो लोग आज सत्ता पर बैठे हुए होंगे। फिर एक बात और मुझे कहनी है कि आज पिछले 8 साल से हमने जो इतनी कोशिशों के बावजूद इस देश में लोकतंत्र को नाफिज करने की कोशिश की है कि ये देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा। आज देख रहे हैं, उस वक्त ये कोशिश की गई थी कि जो डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो जुडिशरी हो, ये सब बराबर के स्तर पर रहेंगे, कोई किसी के ऊपर में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन आप जानते हैं कि आज लेजिस्लेचर पर एक पार्टी का कब्जा हो गया है, ब्यूरोक्रेसी में भी अपने ही लोग लाने की कोशिश की जा रही है। अब एक चीज बाकी रह गई थी, अगर हमें सत्ता वालों से, सत्ताधारी लोगों से कोई नुकसान पहुंचता है तो हम अपनी आवाज लेके जाते हैं जुडिशरी के पास में। लेकिन आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से बराबर ये कोशिश हो रही है कि जुडिशरी पे कैसे हस्तक्षेप किया जाए। अभी जो लॉ मिनिस्टर का लेटर है चीफ जस्टिस के नाम, उसमें ये बिल्कुल वाज़ेह है, क्लियर है कि ये गवर्नमेंट कोलिजियम का जो सिस्टम है उसको ख़त्म करके जो जजेस हैं उसके अपॉइंटमेंट पे दखल देना चाहती है। जाहिर बात है कि अभी भी हम देख रहे हैं कि जुडिशरी में से बहुत सारे फैसले ऐसे आ रहे हैं जिसमें इनका हस्तक्षेप साफ नजर आता है। बाबरी मस्जिद के फैसले को आप उठाकर देखिए, 2019 नवंबर में दिया गया बाबरी मस्जिद का फैसला है। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बाबरी मस्जिद कमेटी का कन्वीनर रहा हूँ 19 साल तक के। आप उस फैसले को उठाकर देखिए, उस फैसले में जितने ऑब्जर्वेशन है सब मुसलमानों को फेवर में है, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन जो है उन लोगों के हक में दे दिया गया जो बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले लोग थे। तो ऐसे कई फैसले हैं, आप उठाकर देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसमें भी हस्तक्षेप हो रहा है। लेकिन ये गवर्नमेंट उससे मुतमईन नहीं है, उससे संतुष्ट नहीं है। वो ये चाहती है कि अपने लोग, आरएसएस के सत्ताधारी लोग जुडिशरी के मनसब पर बैठे। इसलिए अब वो ये कोशिश कर रही है कि जजेस के अपॉइंटमेंट में भी उनको दखल देने का मौका मिल जाए। ये तो बात हो गई वो जो डायरेक्ट पिलर हैं डेमोक्रेसी के, डायरेक्ट पिलर हैं लोकतंत्र के। लेकिन आप देखिए कि जो इनडायरेक्टली जो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो पिलर्स काम करते हैं, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, इस तरह के जो यानी लोकतंत्र को बचाने के लिए, उसको बाकी रखने के लिए जो इदारे, जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, उनमें जो हस्तक्षेप हो गया है वो आपको सामने कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस तरह के फैसले करता है, जिस तरह से आज ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से ईवीएम के जरिए छेड़छाड़ की जा रही है, और फिर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल इनके लोग करते हैं अपनी तकरीरों में, उसके खिलाफ अगर कोई सवाल खड़ा किया जाता है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके बावजूद भी लोग, आज हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट होता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के हाथ में खिलौना बन गया है। 2016 में जो नोटबंदी की गई उसके लिए जिस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मशवरा करना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं किया। तो हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो डायरेक्ट पिलर है लोकतंत्र के उनसे छेड़छाड़ की जा रही है, बल्कि जो इनडायरेक्टली जिन लोगों को अलग रखा गया था, ऑटोनॉमस रखा गया था, उनमें भी हस्तक्षेप किया जा रहा है। ईडी हुकूमत के हाथ में एक टूल बन गया है। जो भी आदमी आपसे विरोध करे हुकूमत के फैसले से, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अगर आप हुकूमत के फैसले का विरोध करते हैं तो आपके खिलाफ वीडी के रेड पड़ने शुरू हो जाते हैं। आज अपोजिशन पार्टी के साथ में हो रहा है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों के साथ में हो रहा है। भीमा कोरेगांव में जो लोग बंद हैं वो कौन लोग हैं? वो देश के बुद्धिजीवी लोग हैं। उन पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो नक्सलाइट हैं, नक्सलाइट को प्रमोट करते हैं, उनको आज जेलों में बंद कर दिया गया। कितने बड़े बड़े लोग हैं, 80 साल के बुजुर्ग हैं, और फादर स्टेन है जिनकी डेथ हो गई जेल के अंदर ही। आप जानते हैं कि ये जो दिल्ली के दंगे हुए थे, किसने कराए थे, क्यों कराए थे, सब जानते हैं। किसने कहा था गोली मारो सालों को, वो आज मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। लेकिन जिन लोगों ने सीए की लड़ाई लड़ी थी, आज वो जेल के अंदर है पिछले 2 साल से, बल्कि और से आगे से जेल के अंदर बंद है। उन पे यूएपीए और ये जो ड्रैकोनियन लॉज है
वो उनके खिलाफ लगा दिए गए। तो ये कोशिश की जा रही है कि कोई आवाज़ विरोध में खड़ी ना हो। आपने सुना कि उन लोगों के अंदर मेरा बेटा भी है जिसका नाम उमर खालिद है। तो ये जो कोशिशें हो रही है, ये कोशिशों के खिलाफ हमें खड़ा होना है। अगर हम खड़े नहीं होंगे तो याद रखिएगा कि जो कुछ भी हमें अवसर मिला हुआ है बात करने का, ये भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों और साथियों, ये एक बड़ी चुनौती है हमारे सामने कि ये जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, अगर इनको हटाया नहीं गया तो इसके बाद ये जो संविधान जिसकी आप दुहाई देते हैं, जिसको आप पेश करते हैं, ये संविधान अगर बाकी में रह गया तो उसकी स्पिरिट खत्म हो जाएगी, लेटर्स रह जाएंगे, स्पिरिट खत्म हो जाएगी। लेकिन ये लोग उसमें भी हस्तक्षेप चाहते हैं। अगर ये दोबारा पावर में आ गए 2024 के अंदर, तो फिर ये संविधान जिसकी हम दुहाई देते हैं ये भी बाकी नहीं रहेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हम और आप सबका ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि हमें आने वाले 2024 के इलेक्शन के अंदर बहुत ही अच्छे अंदाज में ये कोशिश करनी है कि इन लोगों को कैसे हम सत्ता से बाहर करें। मैं समझता हूँ कि ये चंद बातें थी जो मुझे आप सामने रखनी थी। शुक्रिया, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।